नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, जहां पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ, जिसमें यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले गए और अब दूसरा चरण 26 तारीख को होगा, जहां पर और 8 सीटों पर मतदान होना है। और ऐसे में यूपी की राजनीति में पल्लवी पटेल जो हैं कि बहुचर्चित चेहरा बन चुकी हैं। इस समय यूपी की राजनीति में अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष हैं और उनको लेकर हर दूसरे दिन कोई ना कोई किसी पार्टी का स्टेटमेंट आ रहा है, कोई कोर्ट का फैसला आ रहा है। अभी चुनाव चिन्ह को लेकर भी वो कोर्ट गई थी, तो कोर्ट ने चुनाव आयोग ने उनका चुनाव चिन्ह रिजेक्ट कर दिया था, और जिसके चलते उन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना करा। इसी विषय पर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अक्षय से कि अक्षय, क्या लगता है कि पल्लवी पटेल की मुश्किलें जिस तरह दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, अभी पार्टी चुनाव चिन्ह को लेकर उनके साथ इस तरह के इंसिडेंट होना, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जी बिल्कुल, वाकई में देखिए पल्लवी पटेल के साथ जो कुछ अब मामला निकलकर सामने आया है वो उनकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ाता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर वर्तमान में देखेंगे, अपना दल कमेरावादी के पास विधानसभा या लोकसभा के स्तर पर महज एक विधानसभा सीट है, एक विधायक है, वो भी पल्लवी पटेल खुद हैं सिराथू से। जबकि यहाँ पल्लवी पटेल भी अगर आप कहें आधिकारिक तौर पर वो अपना दल की विधायक नहीं कहलाएंगी, बल्कि वो सपा की विधायक है। क्योंकि 2022 तक जिस तरीके से सपा के साथ उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो सपा की तरफ से या कहें सपा के साथ मिलकर सिराथू सीट पर पल्लवी पटेल गठबंधन की उम्मीदवार थी और वहां पर उम्मीदवार तो पल्लवी पटेल थी, लेकिन उनके ऊपर चुनाव चिन्ह सपा की साइकिल थी। इसलिए आधिकारिक तौर पर पल्लवी पटेल सिराथू से अपना दल कमेरावादी की नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की यहां पर विधायक कहलाएंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस साल के मार्च महीने मुझे जहन में आता है, जहां पल्लवी पटेल का अखिलेश यादव के साथ गठबंधन टूट गया, इसका जो कारण था वो मुख्य निकलकर यही आया कि उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से 10 राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन होना था और जो सियासी गणित विधायकों का बैठ रहा था, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी वाला एनडीए गठबंधन 7 उम्मीदवारों को राज्यसभा सांसद बनाता या 7 सीटें जीतता नजर आ रहा था, तो अखिलेश यादव 3 सीटें जीतते दिख रहे थे। अब जो 3 उम्मीदवार अखिलेश ने चुने, उन 3 में से पल्लवी पटेल चाहती थी कि उनकी माता कृष्णा पटेल का भी चयन किया जाए और उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए, लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने अपनी सहमति दर्ज नहीं की। और यहां जब गठबंधन में तकरार की स्थिति उस वक्त उत्पन्न हुई, तो पल्लवी पटेल ने इसका कारण यह दिया कि अखिलेश यादव ने जिन 3 उम्मीदवारों का चयन किया है, उन तीनों का चयन पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले के तहत नहीं किया और अखिलेश समाजवादी पार्टी का मूलभूत पीडीए फॉर्मूला भूल चुके हैं, लिहाजा यहाँ पर उनका गठबंधन टूट गया। और उसके बाद यहाँ पर देखने को यह भी मिला कि पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से जब पूरी तरीके से अखिलेश से गठबंधन तोड़ लिया, तो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ गठबंधन किया और 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। लेकिन जब प्रत्याशी उतारने की बारी आई, उसके बाद जब वो प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन भराने चुनाव आयोग के पास पहुंची, तो चुनाव आयोग ने उनका जो चुनाव चिन्ह लिफाफा था उसे जब्त कर लिया, उसे उन्हीं देने से मनाही बरत दी। इसका कारण मुख्य निकलकर यही आया कि पल्लवी पटेल ने चुनाव आयोग के सामने अपनी पार्टी की आर्थिक आय, अपनी पार्टी की सालाना आय का ब्यौरा पेश नहीं किया था, लिहाजा चुनाव आयोग ने उनका चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया, जिसके खिलाफ पल्लवी पटेल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने भी उनकी अर्जी को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। अच्छा अक्षय, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि अभी आपने बात करी पीडीए और पीडीएम गठबंधन, तो इसको लेकर भी अभी हाल ही में बहुत ज्यादा विवाद हुआ पीडीए पीडीएम को लेकर। विपक्ष ने सवाल भी उठाए इस पर, तो उन्होंने इस गठबंधन का नाम बदल दिया, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी देखिए, कुछ खासा अंतर हमें नजर नहीं आता है पीडीए और पीडीएम। पीडीएम में आप देखेंगे तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, पीडीएम में देखेंगे पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। जबकि आप देखेंगे अल्पसंख्यकों की बात जब भी इस देश में आती है, आजाद भारत से आप उठा लीजिए, कांग्रेस ने जब कभी भी अल्पसंख्यकों की बात की है, वहां पर सबसे आगे मुसलमानों को रखा है देश के। यहाँ पर चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या अन्य किसी राज्य का क्षेत्रीय दल हो, चाहे पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो, अल्पसंख्यक से उनका अभिप्राय हमेशा मुसलमान रहा है, देश का मुसलमान समाज रहा है। जबकि अल्पसंख्यक को आप अगर परिभाषित करेंगे तो एक जनसंख्या के अंतर्गत आने वाले सबसे छोटी जनसंख्या, सबसे छोटी संख्या जिस वर्ग की होगी वो अल्पसंख्यक कहलाएगा। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मुसलमान जो समाज देश का है उसकी दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, इस हिसाब से वो अल्पसंख्यक नहीं बैठते। इस हिसाब से अल्पसंख्यक असल मायने में यहाँ पर ईसाई बैठते हैं, असल मायने में यहाँ पर सिख धर्म के लोग बैठते हैं, जैन धर्म के लोग बैठते हैं, लेकिन मुसलमान इस लिहाज से अल्पसंख्यक दायरे में पूरी तरीके से नहीं आते। लेकिन जब यहाँ पल्लवी पटेल ने पीडीए की जगह पीडीएम को रखा तो कुछ खासा अंतर नजर नहीं आता,
क्योंकि पीडीए जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का पीडीए में जो ए अल्पसंख्यक है उसका मतलब भी यहाँ मुसलमान ही निकल करके आता है, और पीडीएम जो रखा है उसमें तो सीधे तौर पर पिछड़ दलित और मुस्लिम यहाँ पल्लवी पटेल ने करी तो कुछ खासा अंतर नजर नहीं आता, और दोनों ही यहाँ पर मुस्लिम समाज को साथ कर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आगे बढ़े चले जा रहे हैं। अच्छा अक्षय, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से भी आपने बताया कि अगर गठबंधन के लिए अखिलेश यादव के पास पल्लवी पटेल गई थी तो उन्होंने उन गठबंधन नहीं करा, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, तो आपको क्या लगता है कि वो अखिलेश यादव के लिए यूपी में एक मुसीबत बन के सामने आएंगी, एक बड़ा चेहरा बन के उभरेंगी? जी बिल्कुल, इस बात में कोई दोहराई नजर नहीं आती, लेकिन अब शायद ऐसा ना हो, क्योंकि अगर देखिए सबसे पहले बात की जाए अगर ऐसा होता, इसका प्रमुख कारण ये बनता, अगर आप गौर करेंगे तो पल्लवी पटेल ने जिन 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही थी वे सातों ही सीटें पूर्वांचल का हिस्सा हैं, और पूर्वांचल में यहाँ बीजेपी इतनी मजबूत नहीं है, बीजेपी का गढ़ पूर्वांचल पूरी तरीके से नहीं है। उसी पूर्वांचल में घोसी सीट भी है जहाँ पर एनडीए के समर्थित एनडीए गठबंधन के तहत यहाँ पर सुबह सपा के खाते में एक सीट गई है, वो खुद घोसी की। इसके अलावा जो 7 सीटें हैं उनमें घोसी के अलावा यहाँ गाजीपुर भी है जहां से अफजाल अंसारी मौजूदा वक्त में सांसद भी हैं और मौजूदा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं। तो कुल मिलाकर के वहां पर समाजवादी पार्टी की ठीक ठाक स्थिति है पूर्वांचल में, और पल्लवी पटेल अलग होकर के अगर वहां अपने प्रत्याशी उतारती, वहां चुनाव लड़ती, तो निश्चित तौर पर पल्लवी पटेल के अलग उतरकर चुनाव लड़ने से जो वोटों में सेंधमारी होने वाली थी वो मुख्य यहाँ पर इंडिया गठबंधन के वोट बैंक यानी कि अखिलेश यादव के वोट बैंक में ही वे सेंधमारी करने वाली थी। क्योंकि बीजेपी को 2 प्रकार से हमेशा से वोट मिलता आया है जो सभी राजनीतिक दलों को मिलता है। एक बीजेपी का अपना कोर वोटर है, चाहे वो पूर्वांचल की बात हो चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो, साथ में एक वो वोट बैंक है जो समय के हिसाब से राजनीतिक दल के साथ जुड़ता है। ऐसे में जो समय वाला वोट बैंक है वो भी अब बीजेपी के साथ ही बना रहेगा, जिसे या जिन मतदाताओं ने अपना मन बना रखा है बीजेपी को वोट देने का वो जाएंगे। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के मतदाता हैं उनके सामने अब यहाँ पीडीएम के तौर पर विकल्प आया, पल्लवी पटेल के जो प्रत्याशी उतरेंगे वो समाजवादी पार्टी के नेताओं की तुलना में विकल्प बनकर आए हैं जो यहाँ पर अखिलेश की चिंता बढ़ा सकते हैं। अच्छा अक्षय, मेरा सवाल ये रहेगा कि जैसे अभी हमने देखा कि 19 अप्रैल को 8 लोकसभा सीटों पर यूपी में मतदान हुआ, तो वो 19 अप्रैल को जो 8 सीटों पर मतदान हुआ था उसमें जितनी भी सीटें थीं वो अधिकतर सीटें ऐसी थीं। अच्छा अक्षय, मेरा सवाल ये रहेगा कि जो अभी यूपी की पिछली 8 सीटों पर चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, तो वो 8 की 8 सीटें ऐसी थी जहां पर दलित और ये अल्पसंख्यक लोगों का मतलब थोड़ा सा दबदबा कम है, वहाँ पर जाट गुजर जो लोग हैं उनका दबदबा कुछ ज़्यादा है, तो उस एरिया में ये माना जाता है कि बीजेपी जो है वहाँ से विजयी प्राप्त करेगी। और अब यहीं देख लीजिए, दूसरी तरफ देख लीजिए, जो 26 अप्रैल को मतदान होना है यूपी में, तो वो जो है आप बता रहे हो जिस तरीके से वहाँ पे बीजेपी की पकड़ ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से बीजेपी के अलावा कोई अन्य पार्टी बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब होगी? देखिए मनीष, जिस तरीके से आपने यहाँ पर पहले चरण का जिक्र किया, पहले चरण में अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ 8 सीटों पर। उन 8 सीटों में बिजनौर लोकसभा क्षेत्र भी आता, बिजनौर की लोकसभा सीट भी थी, बिजनौर के अंतर्गत बिजनौर जिले में आने वाली नगीना लोकसभा सीट भी थी, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट भी थी, वहीं पर सहारनपुर लोकसभा सीट भी थी। इसके अलावा यहाँ पर और भी लोकसभा सीटें थी। अब अगर वहां की बात कर ली जाए तो अच्छी खासी आबादी वहां पर दलित और मुस्लिम समुदाय रखता है। इसका एक उदाहरण देखने को हमें यह मिलता है कि 2014 से पहले तक राज्य के विधानसभा चुनाव हो या इस क्षेत्र की लोकसभा सीटें हो, यहाँ बीजेपी बेहतर प्रदर्शन इतना नहीं कर पाई, इतनी सीटें विधानसभा और लोकसभा में जीत नहीं पाई थी। लेकिन 14 से एक प्रकार की क्रांति देखने को मिली। फिर 2019 के आम चुनावों में भी वही हुआ, 2017 के राज्य के विधानसभा चुनावों में भी वही देखने को मिला, साथ ही साथ 2022 के विधानसभा चुनावों में भी वही देखने को मिला। अब वही चीज अगर हम दूसरे चरण में देखें तो दूसरा चरण में जो 8 सीटों पर चुनाव है वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही होना है, जिसमें बागपत आता है, साथ में मेरठ आता है, उसके अलावा यहाँ मथुरा आता है। तो अगर इन सीटों पर भी आप देखेंगे, वर्तमान में मेरठ पर भी बीजेपी की जीत, या कहें 2019 में मेरठ भी बीजेपी ने जीता, बागपत भी बीजेपी ने जीता था, इसके अलावा मथुरा भी बीजेपी ने जीता था। अच्छा, जैसे अभी देखा जाए तो मेरठ में मतदान होना है, मेरठ में जो लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी ने खड़ा किया है वो है अरुण गोविल। अरुण गोविल एक बहुत जाने माने एक्टर हैं, बहुत लोगों के बीच चर्चित हैं, तो आपको क्या लगता है कि अरुण गोविल उस सीट से विजयी प्राप्त कर सकेंगे या उस सीट को जीतने में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल। यहाँ मनीष देखिए, जिस तरीके से अरुण गोविल को यहाँ पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, वो भी गौर करने वाली चीज ये है कि मेरठ को बनाया। मेरठ पे अगर आप गौर करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव, बीते दोनों लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत मेरठ से ही की थी। मेरठ को पश्चिम की राजधानी कहा जाता है, और पश्चिम पे अगर आप गौर
गौर करें पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इसी में गौतम बुद्ध नगर भी आता है, गाजियाबाद भी आता है, बावजूद इसके मेरठ को तवज्जो दी जाती है, मेरठ गढ़ माना जाता है, राजधानी कही जाती है। अब यहाँ पर अरुण गोविल को जो प्रत्याशी बनाया, अगर हम यहाँ का जातीय समीकरण देखें, वोट प्रतिशत देखें, तो लगभग 35 लाख मतदाता मेरठ संसदीय क्षेत्र में आते हैं। वहां पर मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, इसके अलावा दलित और गुर्जर समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, और गुर्जर समुदाय की आबादी है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सपा ने जो वर्तमान में प्रत्याशी अपना उतारा है सुनीता वर्मा के रूप में, वो तीसरी प्रत्याशी। इससे पहले मेरठ से सतीश सरदना से मौजूदा विधायक अतुल प्रधान को यहां उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया था। अतुल प्रधान की गुर्जर समुदाय में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, खुद क्योंकि वे गुर्जर समुदाय से आते हैं। ऐसे में यहां पर जो अतुल प्रधान जैसे नेता है, अगर वो अरुण गोविल के सामने मेरठ में होते तो अरुण गोविल की चुनौती बढ़ सकती थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो अरुण गोविल यहां से जीतते नजर आ रहे हैं। अच्छा अक्षय, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से अभी देखा जाए कि पल्लवी पटेल की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, बहुत मुसीबतों का उन्होंने सामना किया, तो अभी हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि पल्लवी पटेल की माँ जो हैं उनको वो अपनी सीट से चुनाव लड़वा सकती हैं जहां से वो लड़ने वाली थी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आखिरी सवाल मेरा। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कृष्णा पटेल का आपने जिस तरीके से यहाँ पर जिक्र किया, कृष्णा पटेल को लेकर पहले भी चर्चा रही, और कहीं ना कहीं कृष्णा पटेल को राज्यसभा भेजने की जो मांग पल्लवी पटेल की थी वही कारण बनी उनका अखिलेश यादव के साथ गठबंधन टूटने की। अब यहाँ पर जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक अभी यहाँ संभावना कम लग रही है कृष्णा पटेल को चुनाव लड़वाने की, क्योंकि लगभग यहाँ पर जो 7 सीटों पर नाम है, 7 सीटों पर जो पल्लवी पटेल के उम्मीदवार है उनका नाम सामने आ चुका है, तो यहाँ पर कृष्णा पटेल की चुनाव लड़ने की संभावना अब लगभग खत्म नजर आ रही है। अगर एक तरह से देखा जाए जो अब जिन 8 सीटों पर मतदान होना है वहां पर आप जैसे बता रहे हो कि बीजेपी की पकड़ ज्यादा मजबूत नहीं है, तो वहां से बीजेपी को भी टक्कर दे सकती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कुल मिलाकर बीजेपी और अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर उभर रही है पल्लवी पटेल यूपी में। देखना ये होगा आगे पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी कितनी सीटों को इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सपा के हाथ से खींच कर ले जाती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।